बहुत सारे विचारवंतों ने ये बात कही है कि बुद्धा जिस व्यक्ति ने अपनी पत्नी को और अपने बेटे को छोड़कर मतलब किसी को भी बताते नहीं हुए घर से बाहर जाकर अंधेरे में उन्होंने जाकर ऐसा मार्ग या कोई रिलीजन अगर स्थापित किया है, वो मानव के उद्धार कैसे मतलब कर सकता है ये। और ये भी कहा है बुद्धा के बुद्धा के मुख से वचनों से ये मतलब बताया गया है कि महिलाओं को स्नेक्स कहा है, महिला एनवियस होती है, स्टूपिड होती है, वो पुरुषों को विचलित करती है, वांग मार्ग पर ले जाने की कोशिश करती है। तो ये सब बातें बुद्धा के मुख से हमको मतलब वचनों के द्वारा हमारे सामने आई। इतिहास का अगर हमने ब्यौरा अगर ले लिया तो अलग अलग कालखंडों में जिस तरीके से महिलाओं का दमन हुआ है भारत में, तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ऐसे कहते हैं कि इट इज़ एन इंसल्ट एंड इंजुरी टू इंडियन वुमेन। हमारा जो इंडिजिनियस जो हमारा स्त्रीवाद है, जिसे हम मूल निवासी नारीवाद कह सकते हैं, वो हमको वेस्टर्न, इट इज़ नॉट द बाय प्रोडक्ट ऑफ वेस्टर्न फेमिनिज्म। तो ये जो हमारा स्त्रीवाद है वो बुद्धिज्म में हमको दिखाई देते हैं। और बुद्धा ने ऐसा माहौल महिलाओं के लिए दिया है कि महिलाओं ने संघ में तो प्रवेश किया, लेकिन उसके साथ में साहित्य का निर्माण करने की क्षमता वुमेन वहाँ पे मतलब महिलाओं ने रखी है। लेकिन हम भारत में जब आते हैं तो हमको कास्ट को पहले एड्रेस करना पड़ता है, क्योंकि महिला बहुत सारी है लेकिन महिला अलग अलग स्तर पर मतलब विभाजित है। बुद्धा कहते हैं कि सचित्त परियोदपण में मतलब हर एक हमको चित्त का शुद्धि हमको करनी पड़ेगी बार बार। में बुद्धा वॉज द फर्स्ट फेमिनिस्ट। उन्होंने ये मतलब महिलाओं को एक व्यक्ति के तौर पर, इंसान के तौर पर उसके फंडामेंटल जो राइट्स है, उसका जो अधिकार है, उसका समर्थन किया है। आवाज विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज विशेष में बातचीत के लिए हमारे साथ प्रसिद्ध लेखिका डॉक्टर दीपा श्रावस्ती है। नाम सुनते ही आप समझ गए होंगे कि हम बातचीत कर रहे हैं एक ऐसी लेखिका से जो अपने आप में तो स्वास्थ्य चिकित्सक है, लेकिन वो समाज की चिकित्सा भी करती है, वो साहित्य की चिकित्सा करती है, वो इतिहास की भी चिकित्सा करती है, और ख़ास तौर पर उन सब विषयों को छू लेती है जिन विषयों का सीधे सीधे हमारे समाज से और उसके सर्वाइविंग से संबंध आता है। क्योंकि हमारा समाज जिस तरह से जिस दिशा में निकल पड़ा है, उसमें एक बात तो होती है कि यदि जीवन जीने में यदि कोई विचार ना हो तो फिर उसका कोई खास मतलब नहीं होता। फिर तो वो एक ऐसा समाज होता है कि जो बस चलता चला जाता है और किसी दौड़ में शामिल हो जाता है, जो दौड़ उसके सामने खड़ी होती जाती है बस उस रेस का हिस्सा बन जाता है। लेकिन इस रेस को थोड़ा सा रोक कर उसे चिंतनशील बनाने के लिए जो कुछ चरित्र काम करते हैं, उन चरित्रों में से एक चरित्र है डॉक्टर दीपा श्रावस्ती। आज मैडम से ये बातचीत करेंगे, खास मौका भी है। एक बड़ी अच्छी पुस्तक आ रही है मैडम की। ये पुस्तक है फेमिनिस्ट फिलॉसफी ऑफ बुद्धिज्म। दरअसल ये उस भूतकाल का एक ऐसा समीक्षण है कि जिस समीक्षण को आज लाना इसलिए भी ज़रूरी है कि आज इस वक्त में स्त्री पुरुष समानता पर बड़ी महत्वपूर्ण बातचीत होती है। कई चर्चा सत्र जो स्त्रीवादी संगठनों की ओर से होते हैं या फिर उन संगठनों की ओर जो परिवर्तनवादी आंदोलन का हिस्सा अपने आप को मानते हैं, उन सब के पास में इस विषय पर एक चर्चा ज़रूर होती है। इस चर्चा को वास्तव में किस दिशा की ओर जाना चाहिए, इसका एक अच्छा मार्गदर्शन इस पुस्तक से आता है। पुस्तक को हमने पूरा नहीं पढ़ा है, लेकिन हमने जितना भी इस पुस्तक को देखने की कोशिश की है, मैडम ने लगभग उन विषयों को छूने की कोशिश की है जिस पर तथागत बुद्ध अपने उस वक्त में स्त्री और पुरुषों के दोनों के अस्तित्व पर और उनके व्यक्तित्व पर जो कुछ कहते हैं उसे यहाँ चर्चा करने की कोशिश की गई है। मैडम, कार्यक्रम में आपका स्वागत है और ख़ास तौर पर आपका अभिनंदन है कि आपने एक अछूते विषय को बहुत बेहतर तरीके से छूने की ये कोशिश की है, और लोकायत का भी इसमें बहुत अच्छा अभिनंदन कि लोकायत ने इसे प्रकाशित किया है। इस अभिनंदन के साथ हम तो ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों आपको लगा कि इस विषय को छूना ही चाहिए। धन्यवाद।
सभी आवाज़ इंडिया के दर्शक जो है उनको मैं पहले जय भीम नमो बुद्धाय कहती हूँ, और आपका भी बहुत ही धन्यवाद मैं देना चाहती हूँ, क्योंकि कल जो विमोचन हो रहा है मेरी किताब का, तो उसके बारे में आपने ये मेरे जो इसके ऊपर विचार है वो रखने के लिए मुझे मौका दिया है, तो मैं आपका भी बहुत मैडम, हम तो आपसे आभारी हूँ। कहें कि ये मंच आपका है और बस आपको व्यक्त होना है। धन्यवाद सर, जी। धन्यवाद सर। तो जैसे कि आपने अभी कहा कि हम लोग अभी जेंडर इक्वालिटी की बहुत बात करते हैं, तो केवल हम ही नहीं, पूरी सभी दुनिया सभी सभी इस पर यस, चर्चा आई कर एग्री, रही है। यस, तो सभी उस पर बात चल रही है। तो इस ऐसे माहौल में मैं ये सोचती हूँ, वैसे तो ये किताब की एक जो जर्नी है उसके बारे में मैं ये कहना चाहती नहीं, हूँ लेकिन कि कहीं से तो आपने सोचा होगा कि इस विषय को छूना चाहिए, वो कोई तो बात होगी आपके मन में कि क्यों इस विषय पर लिखना शुरू करना चाहिए। तो सबसे पहले एक महिला होने की वजह से, और मेरा एक अंदरूनी एक मेरा ऐसा एक अपब्रिंगिंग था कि जो भी ऑपरेशन है या इनजस्टिस है उसके बारे में ज़्यादा मैं सेंसिटिव थी पहले से। और जैसे कि मैंने मास्टर्स किया डॉक्टर अंबेडकर थॉट में, तभी रिलीजियस थॉट जो है बाबा साहब अंबेडकर का, तो उससे मतलब बुद्धिज़्म को मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने के बाद मेरे तो मतलब मुझे समझ में ये आ गया कि बुद्धा के बारे में लोग ऐसे कहते हैं कि बहुत सारी बातें अच्छी बुद्धा ने की है, लेकिन जब महिलाओं के बारे में जब बात चलती है बुद्धा की, तो लोग ऐसा बुद्धा के बारे में बहुत सारी अवधारणाएं लोगों के मन में है। जी जी। और बहुत सारे विचारवंतों ने ये बात कही है कि बुद्धा जिस व्यक्ति ने अपनी पत्नी को और अपने बेटी को छोड़कर वो मतलब किसी को भी बताते नहीं हुए घर से बाहर जाकर अंधेरे में उन्होंने जाकर ऐसा कुछ ऐसा मार्ग या कोई रिलीजन अगर स्थापित किया है, वो मानव के उद्धार कैसे मतलब कर सकता है। ये पहली बात बहुत सारे मतलब ये विचारवंतों ने, जो बुद्धा को क्रिटिक्स करने वाले जो लोग यस, हैं, वो हाँ, जो जिस प्रश्न को उठाते हैं, आपने उसका उत्तर खोजने की कोशिश की। दूसरी बहुत सारी बातें बुद्धा के बारे में है जी। कि उन्होंने भिक्खुनी संघ का विरोध किया। उन्होंने ऐसा कहा कि अगर भिक्खुनी अगर मतलब महिला अगर संघ में आती है, तो वो संघ जो 100 साल जीने वाला रहेगा वो केवल 50 साल ही मतलब उसका 500 साल। सॉरी 500 साल ही मतलब वो जीवित रहेगा। और बहुत सारे बंधन महिलाओं को उन्होंने डाले हैं। और ये भी कहा है बुद्धा के मतलब बुद्धा के मुख से वचनों से ये मतलब बताया गया है कि महिलाओं को स्नेक्स कहा है, महिला एनवियस होती है, स्टूपिड होती है, वो पुरुषों को विचलित करती है, वांग मार्ग पर ले जाने की कोशिश करती है। तो ये सब बातें बुद्धा के मुख से हमको मतलब वचनों के द्वारा हमारे सामने आई, और फिर हमको लगा कि ये सच है क्या नहीं है, व्हाट इज़ द ट्रूथ। तो ये जर्नी वहाँ से शुरू हो गई, और ये जो विचार थे वो बहुत सालों से मेरे मन में मतलब उन्होंने बहुत गहरा एक घर मेरे मन में बनाया था, और ये क्या सच है ये हमने सोचना तो चाहिए। आपने इसे कहाँ खोजने की कोशिश की, क्योंकि पुस्तक के अंत में हमने देखा कि आपने इसकी जो संदर्भ सूची है, इसमें बहुत सारी पुस्तकों के भी नाम लिखे रखे हैं, और तो कहाँ से आपने इसकी शुरुआत कर ली थी कि आपको लगा कि किस चीज़ को इसको पहले लेना चाहिए। बीइंग अ सोशल एक्टिविस्ट मेरा मतलब एरिया जो था वो विमेंस के बारे में मेरा ज़्यादा मतलब मेरी रुचि रही है उसमें, और विमेंस का एक सब्जुकेशन रहा है पूरे मतलब इतिहास का अगर हमने ब्यौरा अगर ले लिया, तो अलग अलग कालखंडों में जिस तरीके से महिलाओं का दमन हुआ है भारत में, तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ऐसे कहते हैं कि इट इज़ एन इंसल्ट एंड इंजुरी टू इंडियन वुमेन। ऐसा किसी भी मतलब देश में या मतलब और जगत में या हमको फिर या दिखाई किसी भी नहीं देता सभ्यता में है। ये। हाँ, तो ये बात बाबा साहब ने कही है। तो ये पूरा महिलाओं का इतिहास हम जानने की जब कोशिश करते हैं, तो महिलाओं का सब्जुगेशन क्या है और उसका उद्धार किस तरीके से कर सकता है, इसकी जब खोज हो गई तो स्त्रीवाद का एक एरिया खुल जाता है फिर। जी। तो स्त्रीवाद का एरिया तो हम देखते हैं तो हम सोचते हैं कि वेस्टर्न लोगों से आया है, जैसे कि सिमोन दी बुआ
हुआ हो, मैरी वुllstonecraft हो, ब्लैक फेमिनिज्म के कुछ एरियाज है, तो उसका हमने मतलब वो अध्ययन किया। लेकिन हमको ऐसे महसूस लगा, मतलब मैंने महसूस किया कि हमारा जो इंडिजिनियस जो हमारा स्त्रीवाद है, जिसे हम मूल निवासी नारीवाद कह सकते हैं, वो हमको वेस्टर्न, इट इज़ नॉट द बाय प्रोडक्ट ऑफ वेस्टर्न फेमिनिज्म। तो ये जो हमारा स्त्रीवाद है वो बुद्धिज्म में हमको दिखाई देते हैं। क्योंकि लेकिन इसे अगर बहुत अच्छी तरह से आप अगर स्पष्ट करना चाहेंगे तो कैसे स्पष्ट करेंगे? क्योंकि ये सवाल तो जैसा आपने कहा कि तथागत भिक्षुणियों का संघ बनाने के पक्ष में नहीं थे। ये हमें बुद्ध और उनका धम्म में भी मिलता है, जो बाबा साहेब ने जिसको लिखा है। इन चीज़ों को आप कैसे विशद करते हैं? तो जैसे पहले आपने कहा कि बहुत सारे किताबों का अध्ययन इसमें आपने कहा जी है, बिल्कुल। तो मैंने इंडियन ऑथर्स जो हिस्टोरियंस है उसका, उनके भी सब किताबों का मतलब गहरा अध्ययन किया। साथ में रिस डेविड्स हो, आई.बी. हॉर्नर हो और पॉलिटेक्स सोसाइटी के जो भी जितने भी मतलब ट्रांसलेशन है त्रिपिटक के, उसका पूरा ब्यौरा लेने के बाद बुद्धा पर जो एलिगेशंस किए गए हैं, बुद्धा पर मतलब ये जो मैंने बातें कही, तो वो सच नहीं है, दे आर नॉट एज हिस्टोरिकल ट्रूथ। तो वो ट्रूथ क्या है ये फाइंड आउट करना तो हमारी जिम्मेदारी रही। ये इस पुस्तक में है, ऑफ कोर्स है। ये पुस्तक के बारे में, ये पुस्तक जो है वो 7 चैप्टर्स में डिवाइडेड है। तो उसमें पहले मैंने विमेंस का बुद्धिज्म में क्या मतलब कैसा रहा, सोशल इम्पैक्ट क्या था बुद्धिस्ट थॉट का सोसाइटी पर, ये मैंने ब्यौरा लिया है। उसके बाद में महिला किस तरीके से बुद्धिज्म में उनका जीवन व्यवहार था, संघ में जाती थी नहीं जाती थी, डोमेस्टिक लाइफ उनका क्या था, इसके बारे में पूरा ब्यौरा लिया। थेरी गाथाओं का भी क्या उल्लेख आता है उसमें? हाँ, तो लाइफ एंड जो वुमेन्स की मैंने बताई उसमें थेरी गाथा का तो अहम मतलब क्रक्स है वो हमारा, क्योंकि एक्सप्रेशन है महिलाओं का, विमुक्ति जिसे इमेंसिपेशन कहा गया है, तो उसका एक्सप्रेशन के तौर पर हम थेरी गाथा को देखते हैं। तो वो एक इसमें आता है। और फिर आगे चलकर मैंने वेस्टर्न फेमिनिज्म का पूरा मतलब अध्ययन करके इंडियन फेमिनिज्म क्या है, तो इंडियन फेमिनिज्म का एरिया अलग है। इंडियन सोसाइटी के हिसाब से हमको हमारा फेमिनिज्म डिफाइन करना पड़ता है, क्योंकि हमारे सोशल नॉर्म्स, हमारे सभी सामाजिक जो एरिया है वो डिफरेंट है। उसकी वजह से हमको इंडिजिनियस फेमिनिज्म जिसे कहते हैं हमारा, वो हमको मतलब उसका अगर हम अपने दर्शकों के लिए इसका डेफिनेशन लेना चाहे तो आपका डेफिनेशन कैसे होगा फेमिनिज्म का? फेमिनिज्म का हाँ। या तो मैं आपको बुद्धिस्ट फेमिनिज्म का डेफिनेशन, इंडिजिनियस वुमेन्स जो है, दैट इज फेमिनिज्म व्हिच हैज रूट्स इन इंडियन कल्चर एंड which gives an intersection between caste, class and patriarchy, and it is a co-humanity of men and women। बहुत सारे वेस्टर्न फेमिनिज्म पुरुष को टारगेट करते हैं और महिला का दमन जो होता है वो पुरुषों के माध्यम से होता है, ऐसा मतलब रेडिकल फेमिनिज्म या फेमिनिज्म के जो भी स्ट्रीम्स है वो कहते हैं। लेकिन ये जो हमारा फेमिनिज्म है, मतलब ये जो हमारा फेमिनिज्म है वो महिलाओं को, पुरुष को एक दूसरे के खिलाफ नहीं खड़े मतलब करते, तो उन्होंने साथ चलकर इस व्यवस्था पर, जो व्यवस्था अन्यायकारिक है, जो दमन करने वाली व्यवस्था है, उसके बारे में सोचने पर मजबूर करता है ये हमारा फेमिनिज्म। और ये फेमिनिज्म मैंने ये क्लेम किया है कि बुद्धा इज द फर्स्ट फेमिनिस्ट, और ये श्रमण परंपरा की जो भी महामानव है वो फेमिनिस्ट होने की वजह से उन्होंने महिलाओं के उद्धार के बारे में पूरे जीवन भर काल किया है। जैसे उसमें बाबा साहब हो या पेरियार हो या भीमराव जी अम्बेडकर का मैंने तो नाम ले लिया, और बहुत सारे मतलब ज्योतिबा फुले का नाम भी उसमें आता है। महिलाओं के लिए इमेंसिपेशन ऑफ वुमेन वाज द प्राइम टारगेट ऑफ देयर सोशल मूवमेंट। तो ये सब मतलब हमारा इंडिजिनियस फेमिनिज्म है, उसके रूट्स, ये मेरा पीएचडी का संशोधन रहा है कि इंडिजिनियस रूट्स हम किस पर, कहाँ पे खोज सकते हैं, तो वो रूट्स हमको, वो जड़ें हमको बुद्धिज्म में मिलती है। और बुद्धा ने ऐसा माहौल महिलाओं के लिए दिया है कि महिलाओं ने संघ में तो प्रवेश किया, लेकिन उसके साथ में साहित्य का निर्माण करने की क्षमता वुमेन वहाँ पे मतलब महिलाओं ने रखी है। तो ये जो फेमिनिज्म के जो प्रिंसिपल्स है, वैल्यूज है, वही बुद्धिज्म में भी हमको दिखाई देते हैं। तो ये सब पूरा दायरा
पहले तो बुद्धा के जो एलिगेशंस हो वो मैंने मतलब वेस्टर्न और इंडियन फिलोसोफर्स ने जो भी कहा है उसका पूरा खंडन हमने किया है। उसके बाद में फेमिनिज्म बुद्धिज्म में कॉमन क्या है उसके बारे में हमने रिसर्च उसमें किया है। और फिर जो इम्पॉर्टेंट चैप्टर है इस किताब का वो 7th चैप्टर है, दैट इज क्रिएशन ऑफ द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द फेमिनिस्ट फिलोसफी ऑफ बुद्धिज्म। तत्वज्ञान या दर्शन शास्त्र का एरिया फ्रेमवर्क अगर आपने देखा तो उसमें विमेन्स के एक्सपीरियंसेस वॉइसेस को मार्जिनलाइज किया गया है। तो ये रिकंस्ट्रक्शन हमने किया है कि फेमिनिस्ट वैल्यूज और एंगल्स से हमने रिलीजन को, ट्रेडिशन को, फिलॉसफी को देखने की कोशिश की है। और फिर ये इट इज अ नोवेल क्रिएशन की ये तो हुई पुस्तक की बात, लेकिन Yes. जो जिस तरह से जो फेमिनिस्ट मूवमेंट जो ऑल ओवर वर्ल्ड में चल रही है, जिसको अभी अभी आपने जिक्र किया कि ये पुरुष विरोधी मूवमेंट के रूप में भी दिखाई देती है और ये उसका आधार भी बनता है, आप इसको कैसे क्रिटिक्स करते हैं? बेसिकली फेमिनिज्म इज नॉट अ सिंगुलर, मतलब फेमिनिज्म के अलग अलग स्ट्रीम्स होते हैं, जैसे कि रेडिकल फेमिनिज्म हो, लिबरल फेमिनिज्म हो, मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म भी है, ब्लैक फेमिनिज्म है। तो इसमें क्या है कि मार्क्सिस्ट एरिया में क्या कहा गया है कि आर्थिक तौर पर महिलाओं का शोषण किस तरीके से होता है, ये उनका एरिया है। रेडिकल फेमिनिज्म ये बहुत ही मतलब उग्रवादी जिसे कहा गया है, दे आर अगेंस्ट मैन। वो कहते हैं कि हमारा जो दमन, हमारा जो शोषण है, हमारा जो सब्जुगेशन है वो केवल पुरुषों के माध्यम से हुआ है। तो वो कहते हैं कि हमारे मतलब जीवन में पुरुष नहीं चाहिए, जिन्होंने अभी वो जो पुरुष पीड़ित संगठन वगैरह बना रखे हैं ऐसे भी नहीं कह सकते हम लोग, लेकिन पुरुष के उनको केवल पैट्रियार्की पर ही वो बात करते हैं और वो ही उनका मतलब एरिया पितृसत्ता है, को उन्होंने पितृसत्ता को टारगेट किया। ब्लैक फेमिनिज्म में रेसिज्म जो है, मतलब वो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जो होता है, भेदभाव वर्ण के तौर पर, उसके बारे में ब्लैक फेमिनिज्म कहता है। लेकिन हम भारत में जब आते हैं तो हमको कास्ट को पहले एड्रेस करना पड़ता है, क्योंकि महिला बहुत सारी है लेकिन महिला अलग अलग स्तर पर मतलब विभाजित है। जैसे 22 जात हम मराठी में कहते हैं, लेकिन 22 जात एक नहीं है, हर एक मतलब हाँ औरत जात कहा जाता है, लेकिन हर एक का उधर जो वो ट्राइबल एरिया की हो, अलग अलग कम्युनिटीज की हो, वो यहाँ की मूल निवासी बहुजन समाज की हो, अलग अलग उसके एरियाज है, अलग अलग उसके सब्जुकेशन के रीजंस है और उसको अलग अलग तरीके से हमको एड्रेस करना पड़ता है। तो ये जो फेमिनिज्म है हमारा, वो हमको कास्ट और जेंडर के माध्यम से हमको वो एड्रेस करना पड़ेगा। तो अलग वेस्टर्न फेमिनिज्म वो पूरा दौरा इस पुस्तक में आपने इन चीजों को डिस्कस किया है? ऑफ कोर्स 2nd 3rd चैप्टर इज अबाउट फेमिनिज्म्स, उनके क्लेम्स और मेथड्स क्या है। और इंडियन फेमिनिज्म में जब हम आते हैं तो गेल ऑम्वेट मैडम ने जो फेमिनिज्म हमारा बताया है, जो जिसकी शुरुआत सावित्रीबाई फुले से होती है, मुक्ता साल्वे से होती है, ताराबाई शिंदे से होती है, ये जो हमारी परंपरा है उनका एक अलग फेमिनिज्म है जो यहाँ के बहुजनों का महिलाओं के बारे में बातचीत करती है। क्योंकि प्रस्थापित जो हमारी विमेंस मूवमेंट है या महिलाओं की जो आंदोलन रहा है, उसमें कास्ट का जो फैक्टर है उन्होंने इंक्लूड नहीं किया है उनके एजेंडा पर। तो ये जो कास्ट के एरिया जो है उसको एड्रेस करने के लिए हमको हमारा फेमिनिज्म वो डेवलप करना पड़ेगा। आप अपने पुस्तक के टाइटल में लिखती है रिवाइटलाइजिंग द पास्ट। क्या आपने इसको प्रेजेंट से भी जोड़कर कोई कंपैरेटिव स्टडी रखने की कोशिश की? यस। तो ये जो है मतलब बुद्धिज्म जैसे का हम कहते हैं, तो अभी भी उसका रेलेवेंस हम मतलब वो ज़्यादा रेलेवेंस अभी उसका हो रहा है, क्योंकि आप अभी देख रहे हैं कि मार्च फॉर पीस वगैरह अभी अमेरिका में वगैरह चल रहा है ना। तो पीस इज द नीड ऑफ द सोसाइटी नाउ, क्योंकि इस तरीके से सांप्रदायिकता बढ़ रही है, स्त्री पुरुष के भेदभाव के डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस ज़्यादा बढ़ रहे हैं, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, एनसीआरबी का ऐसा मतलब रिपोर्ट है कि मतलब दिन ब दिन वो बढ़ते जा रहे हैं। मतलब महिलाओं की तरफ वो देखने का नजरिया लोगों का जो होना चाहिए वो अभी हम लोग दिखाई नहीं देते, मतलब दिख नहीं रहा है। तो ये जो हमारा हमने कहाँ से इंपोर्ट नहीं किया है, ये जो हमारा फिलॉसफी है या थॉट है वो हम पाते हैं हमारे बुद्धिज्म में। और बुद्धा के पूरे मतलब उनका स्पीच और एक्शन से हमको पता चलता है कि फेमिनिज्म ये
19वीं सदी से हम लोग फेमिनिज्म ये टर्म कॉइन हो गई जी है। जी। लेकिन फेमिनिज्म में जो जो मुद्दे आते हैं वो सब हम बुद्धिज्म में पहले से पाते हैं। तो इसका मतलब ये रिवाइटलाइज करना और फिर रेलेवेंस उसका क्या है, क्योंकि अभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अगर अपने देखें तो उसमें जेंडर इक्वालिटी का मुद्दा अहम तीसरे नंबर पर बिल्कुल हमने बिल्कुल। उसका रखा है। तो ये किताब के माध्यम से या इसमें जो विचार है, इसमें जो फिलॉसफी हमने रखने की कोशिश की है, इसके माध्यम से अभी के जो भी इश्यूज है उसको भी हम एड्रेस कर सकते हैं। क्या क्या ये एक छोटा सा गाइड भी है कि यूएन अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को इन मुद्दों के साथ आगे बढ़ाएं, क्योंकि 1939 का 2039 का टारगेट भी रखा है उन्होंने कि हम लोग इतने दिनों में इन गोल को सस्टेनेबल जो गोल्स है उनको अचीव भी कर लेंगे। व्यक्ति के शॉर्ट टर्म गोल्स भी होते हैं, लॉन्ग टर्म गोल्स भी होते हैं। तो शॉर्ट टर्म गोल्स में कल्टीवेशन ऑफ माइंड इज वेरी इंपॉर्टेंट। कल्टीवेशन माइंड में क्या आता है कि अभी भी महिलाओं की तरफ देखने का नजरिया जो है वो लोगों का इतना सही नहीं है, क्योंकि एक दृष्टिकोण अवधारणाएं के माध्यम से ही स्त्री की तरफ दिखा मतलब हम देखते हैं, और उसकी जो डिग्निटी है, प्रतिष्ठा जिसे हम कहते हैं, वो हम उसको नहीं दे रहे हैं। ह्यूमन के तौर पर उसको हम लोग अभी तक देखते नहीं। तो जेंडर के माध्यम से उसको अभी स्त्री है इसके इस नजरिया से, पर्सपेक्टिव से उसको हम देख रहे हैं। तो कल्टीवेशन के माइंड से हम लोग हमारा नजरिया भी बदल सकते हैं। तो ये कल्टीवेशन कैसे होगा, आपको क्या लगता है? अवेकनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे विचार हमको जनमानस में उसको प्रस्थापित करना पड़ेगा, बार बार बताना पड़ेगा। हमारा बुद्ध कहते हैं कि सचित्त परियोदपण में मतलब हर एक हमको चित्त का शुद्धि हमको करनी पड़ेगी बार बार। अभी आज मैं जो हूँ मैं कल वही नहीं रहूँगी, क्योंकि आपको से बातचीत करने के बाद और भी इनसाइट्स हमको इनपुट्स मिलते हैं, और हमारा विचार का जो प्रोग्रेसिव मोड पर हम लोग जाते हैं, थॉट प्रोसेस डेवलप होती है और हमारा अलग अच्छे तरीके से प्योर फॉर्म में हम आने की कोशिश करते हैं। लेकिन आपका ये जो पहला क्रिएशन है ये तो अंग्रेजी में आ रहा है। क्या आप ऐसा सोचते हैं कि ये भारत की उस हर एक बहन के पास पहुंचना चाहिए और उसकी भाषा में ये जाए? यस श्योर। तो अभी इसका मराठी में मैं संस्करण में करना चाहूँगी आने वाले दिनों में, और मैं चाहती हूँ अगर कोई मतलब आगे आए और कहे कि हमारे भाषा में भी हम लोग ये करना चाहते तो दे आर वेलकम। ये तो विचार इतना मतलब इम्पॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंट है, रेलेवेंट है कि सभी ने इसको इनकलकेट हमारे पर्सनैलिटी में, हमारे सभी मतलब जहन में, जहनी तौर पर ये हमको मतलब लाने की, उसको इनकलकेट करने की बहुत खैर आपने पुस्तक में तो इसकी चर्चा की होगी, लेकिन एक बात मैं दर्शकों के लिए आपसे जानना चाह रहा हूँ कि आपकी स्टडी में आपने ये क्या पाया कि जब तथागत ये कहते हैं कि जब प्रजापति उनसे विनती करती है कि भगवान आप जैसे पुरुषों को अपने संग में लिए हैं, स्त्रियों के लिए भी ऐसे संघ का निर्माण होना चाहिए और हमें उसमें प्रवेश दीजिए, और तथागत बार बार ये कहते, बुद्धाइज्म धम्मा में ये प्रसंग लिखा हुआ है, वे कहते हैं कि प्रजापति रहने दे, ये विचार भी मन में ना ला। तो आपने आपकी स्टडी में क्या पाया कि क्या वाकई तथागत की ये भूमिका थी या फिर इस भूमिका को कुछ गलत तरीके से रखा गया है? बुद्ध वचन सही है या बुद्ध के ही वचन है, इसका क्राइटेरिया भगवान बुद्ध ने खुद बताया है कालाम सूत्र के माध्यम से। जी। तो जो भी विचार धम्म और विनय के विपरीत रहेगा, अगेंस्ट रहेगा, वो बुद्ध वचन नहीं हो सकता। ये खुद बुद्ध जी ने, और वो उन्होंने खुद ही कहा है। हाँ, ये कहा है। तो हमको ये देखना पड़ेगा, क्योंकि संगायन जो है, त्रिपिटक का संगायन, वो बहुत बाद की मतलब अपब्रिंगिंग है। तो ये फैब्रिकेटेड है, ऐसा बहुत सारे विचारवंतों का कहना है, और उसका एक मत डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भी द राइज एंड फॉल ऑफ हिंदू वीमेन में कहा है। तो हमको ये जानना मतलब ये स्पष्ट ही है कि बुद्ध जिस बुद्ध के संग में पटाचार्य, धम्मदीना, उत्पल वर्णा, यशोधरा जैसी, महाप्रजापिता जैसी ऐसी भिक्षुणी थी जिन्होंने अपना जीवन
बुद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए समर्पित किया है, वो पहले स्टेप पर बुद्धा उनको विरोध कैसे कर सकते हैं। तो ये क्रिटिकली भी एनालाइज हमको करना पड़ेगा कि ये क्या सही है क्या गलत है। तो ये सभी प्रश्नों के अगर उत्तर आपको चाहिए, आप अगर ये प्रश्न सभी आपके मन में अगर सवाल अगर है, तो ये किताब आपने जरूर पढ़ना चाहिए। ऐसा मैं ये तो हम कहूँगी। दर्शकों से यही अपेक्षा रहेगी, इसीलिए तो हम पुस्तक पर बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं कर रहे, लेकिन उसके आसपास की चर्चा कर रहे हैं। मैडम, एक बात जो बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि आपने फेमिनिस्ट फिलॉसफी ऑफ बुद्धिज्म ये टाइटल भी दिया है। मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि इस वक्त में फेमिनिस्ट फिलॉसफी को अगर किसी जीवन शैली का हिस्सा बनाना है, तो उसे बहुत सरल शब्दों में, सहज शब्दों में आप उसको कैसे कहोगे कि हम दर्शक इस बात को समझ लें? फेमिनिस्ट फिलॉसफी का मतलब है कि तत्व दर्शन शास्त्र का एक हिस्सा या एक पार्ट हम कह सकते हैं, जिसमें स्त्री के एक्सपीरियंसेस को हमने मतलब उसको इंक्लूड किया है। जो फिलोसॉफिकल फ्रेमवर्क में मार्जिनलाइज था, वीमेन लाइफ एंड एक्सपीरियंसेस एंड वॉइसेस, वो हमने इंक्लूड करने की कोशिश ये फेमिनिस्ट फिलॉसफी के मतलब एरिया में हमने की है। और उसको डिफाइन करना मतलब डिफाइन करना से भी ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कि हमने हमारे जहन में वो लेना बहुत ज़रूरी है। फेमिनिज्म का मतलब लोग ऐसा समझते हैं कि ये कुछ तो महिला अपने अधिकार के लिए बहुत एग्रेसिव हो रही है, उसका कुछ मतलब एग्रेसिवली वो अपने हक अधिकार के प्रति जागरूक हो रही है और वो पुरुषों को टारगेट कर रही है। ये मतलब फेमिनिज्म ये शब्द पढ़ते देखते लोगों की ऐसी अवधारणाएं होती है। तो बुद्धा वॉज द फर्स्ट फेमिनिस्ट। उन्होंने ये मतलब महिलाओं को एक व्यक्ति के तौर पर, इंसान के तौर पर उसके फंडामेंटल जो राइट्स है, उसका जो अधिकार है, उसका समर्थन किया है। जो भी व्यक्ति महिलाओं के हक अधिकार का सम्मान करता है वही फेमिनिस्ट है। तो ये फिलॉसफी केवल किताबों में पढ़ने के लिए नहीं है, तो हमारे जहन में सबकॉन्शियस लेवल पर वो उतारने की जरूरत है। और इट इज अ प्रोसेस। हमारी मतलब महिला अगर है तो महिला के भी महिलाओं के प्रति कुछ अवधारणाएं हैं, तो उससे बाहर निकलना है अगर हमको, तो उस पर काम करना पड़ता है। और बुद्धा जैसे कहते हैं कि जैसे मैंने पहले भी कहा कि कल्टीवेशन ऑफ माइंड इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज द अल्टीमेट गोल ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस, ऐसे बाबा साहब ने भी कहा है। तो ये प्रोसेस है, केवल एक किताब लिखी और उसमें चर्चा हो गई तो उससे नहीं है। हमारा ये इट शुड बी अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। हमारा पूरा पर्सनैलिटी उस तरीके से उसमें तब्दीली करनी ज़रूरत है। तो डिग्निटी ऑफ वुमेन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो उस तरीके से अगर हमने इसको देख लिया, और मेरा ये विश्वास है कि बुद्धिस्ट फिलॉसफी में जो लोग अभी है मतलब उस दायरे में, तो वो हमेशा से उन्होंने स्त्रियों का सम्मान किया है। उसकी वजह से मैं आपके साथ अभी बात कर रही हूँ जी। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास जाए और स्त्री को ह्यूमन के तौर पर देखने की कोशिश करना, उसके सम्मान के लिए खुद को प्रोत्साहित करना, उसके हक अधिकार प्रति, क्योंकि अभी हमको काम करना है, एजुकेशन लेना है, तो भी हमको मतलब परमिशन लेनी पड़ रही है। हम खुद के मन से हम कर नहीं सकते, और फियर है हमारा, हमको एक्सप्रेशन का फियर है, हमका फ्रीडम नहीं है, चॉइस हम कर सकते नहीं है। तो ये सभी अगर हम उसका समर्थन करते हैं, डिसीजन टेकिंग मेकिंग में प्रॉब्लम है, तो अगर विमेन का जो भी है उसका डिसीजन मेकिंग हो, उसका एम्पावरमेंट में हो, उसके लिए खुद को मतलब समर्पित करना या उसका समर्थन करना, यही फेमिनिज्म का आम तौर पर मतलब है, वो हमने सबने करना चाहिए। चलिए, इस बातचीत को अगर हम पूरा करना चाहेंगे तो आप कैसे पूरा करेंगे इस बातचीत को? मुझे बहुत खुशी है कि ये पूरा मेरा बहुत दिनों से इस विचार में मैं थी, ये अध्ययन प्रक्रिया में थी, अनुसंधान भी मेरा बहुत सालों से चल रहा था। एज अ सोशल एक्टिविस्ट मैंने बहुत महिलाओं के साथ मेरे मतलब लाइव एक्सपीरियंसेस मैंने उनके साथ की है। तो ये पूरा मतलब मेरे जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसा मेरा संशोधन मुझे ऐसा लगता है।
तो मैं बहुत ग्रैटिट्यूड भी, कृतज्ञता भी मेरे मन में बहुत सारी है कि ये मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है पढ़ने की, और ये सब हमारे महामानवों की वजह से मिली है। तो मुझे लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमको हमारी हिस्ट्री को रीस्टैब्लिश करना पड़ेगा, क्योंकि हिस्ट्री में डिस्टॉर्शंस ज़्यादा आ रहे हैं अभी। इंटेलेक्चुअल जो है वो डिस्टॉर्टेड हिस्ट्री लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमको ये जिम्मेदारी एज ए इंटेलेक्चुअल होती है कि हमारा जो भी सही है, हमारा जो विजुअल है, उसको बार बार रिक्लेम करना, बार बार उसको रीस्टैब्लिश करना, रिकन्स्ट्रक्ट करना, ये हमारी जिम्मेदारी है। और वो जिम्मेदारी मतलब बहुत छोटे जिम्मेदारी को मैंने पूरी करने की कोशिश की है, ऐसे मुझे लगता है। तो मुझे बहुत खुशी है। सभी दर्शकों को मैं एक अपील करना चाहती हूँ कि कल इसका विमोचन हम लोग कर रहे हैं बानाई के हॉल में। इस कार्यक्रम के लिए बी.डी. बोरकर सर, जो बामसेफ के बहुत ही एक बड़े सोशल थिंकर हैं, नाम है, उनके हाथों से ये प्रकाशन हो रहा है। और जिन्होंने इस पूरी जर्नी में मुझे एकेडमिकली गाइड किया है, डॉक्टर प्रदीप आगलावे सर, ये इनके मतलब चेयरपर्सन इस कार्यक्रम के, और डॉक्टर सरोज डांगे, डॉक्टर मंगेश दहीवले सर, और बंती विजया मैत्री, ये इसके बारे में बोलने वाले हैं कि इस किताब में सच में क्या है, इसके बारे में अपना वक्तव्य रखने वाले हैं। तो मैं सभी को ऐसा अपील करती हूँ कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रोग्राम में शामिल होना चाहिए, और मेरा हौसला और बढ़ाने के लिए मुझे प्रोत्साहित करने चाहिए कि आगे चल के और इस काम के लिए हौसला तो लगता है बड़ा, जो हौसला है आपके पास और हम बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं आपके इस साहित्य सृजन की यात्रा के लिए, और ये यात्रा यूं ही आगे बढ़ती रहे, और यहाँ नए नए तुलनात्मक अध्ययन आते रहे, और नए साहित्य की रचना होती रहे। आपका बहुत धन्यवाद, आपने हमसे ये बातचीत की है। आप बने रहिएगा आवाज़ इंडिया के साथ, और ये बात ध्यान में रखिए कि साहित्य सृजन की ये यात्रा जो है, ये एक तुलनात्मक अध्ययन के साथ आगे बढ़ रही है। डॉक्टर दीपा श्रावस्ती जी से हम ये बातचीत कर रहे थे। यहाँ रुकते हैं इस वादे के साथ कि अगली बार एक ऐसी ही शख्सियत के साथ फिर बातचीत से हम आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा।